नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एडुविस्टा बाय यशवनी में। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीएड प्रवेश परीक्षा जो विज्ञान वर्ग का है सन 2025 में जो कंडक्ट कराया गया था उसका हम विज्ञान वर्ग के जो 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर 2 में उनको हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये टोटल 50 क्वेश्चन का पीवाईक्यू होने वाला है आपका साइंस साइड से। जिन लोगों का साइंस साइड है उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जस्ट लास्ट ईयर का पीवाईक्यू है। तो इसको आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा और जितनी भी क्वेश्चंस है कम से कम कोशिश करिएगा इस वीडियो को एक या दो बार बहुत अच्छे तरीके से देखने के लिए बिना स्किप किए, जिससे ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। और ये आपकी 26 को जो 31 मई को होने वाला एग्ज़ाम है बीएड एंट्रेंस का उसमें बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए जल्दी से अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, टाइम की लिमिटेशन होने की वजह से मैं सारे पीवाईक्यूज तो कवर नहीं करा पाऊंगा, बट हाँ 25 और 24 ये 2 ईयर का मैं पीवाईक्यू कवर करा दूंगा। और अगर आपको ये पूरा पीवाईक्यू पीडीएफ 2016 से लेके 2026 का, सॉरी 2016 से लेके 25 तक का सभी पीवाईक्यूज चाहिए पूरा व्याख्या के साथ, तो इसके लिए आप मुझे इस नंबर पे डीएम कर सकते हैं, जो सिर्फ आपको 199 में सारे पीडीएफ मिल जाएंगे, जिसको आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। बिल्कुल एक फ़ोन रिचार्ज से भी कम इसकी कीमत है। तो अगर आपको इम्पोर्टेंट लगे तो आप मुझे इस नंबर पे मैसेज करके इस पीडीएफ को खरीद सकते हैं और उससे पढ़ सकते हैं, चाहे आपका आर्ट साइड हो या फिर साइंस साइड हो। ठीक है, अब चलो क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्रैक क्रिस्टलन विधि द्वारा किसका शोधन किया जाता है? तो हम इससे अकार्बनिक ठोसों का शोधन करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है भूपटल पर किसका स्थान ऑक्सीजन के बाद आता है? अब देखो भूपटल पे बहुत सी चीजें पाई जाती हैं, ठीक है, तो उसमें ऑक्सीजन के बाद क्या चीज पाई जाती है? तो वो पाई जाती है आपकी सिलिकॉन। अब देखो कह रहा है कि 49.9% ऑक्सीजन मिलता है, उसके बाद सिलिकॉन 26.1%, फिर इसके बाद एल्यूमिनियम है 7.5%, फिर लोहा है 4.2 और फिर कैल्शियम है 3.2%। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान प्रयोगशाला का उद्देश्य नहीं है? तो जो विद्यार्थियों के अतिरिक्त समय का उपयोग कर होता है ना, ये प्रयोगशाला का कोई उद्देश्य नहीं है। ठीक है, उसमें कितना टाइम लग रहा है कितना टाइम नहीं लग रहा है ये चीजें नहीं देखी जाती हैं, उसमें हम क्या काम कर रहे हैं ये चीजें ज्यादा मैटर करती हैं। और फिर यहीं साथ में इसको देख लेते हैं 55 को, कह रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कोड की सहायता से उत्तर का चयन करना है। अब देखो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि पहला का चौथा हो जाएगा। पी ए एन जो है ये एक्रोनाइलाइटेड हो जाएंगे। फिर प्राकृतिक रबर जो होता है ये आइसोप्रोफीन हो जाएगा। फिर नाइलॉन 6 जो है इसका मैच किससे हो जाएगा? क्रोपेक्टलम से। इसको इसमें मैच कर देते हैं, इसमें मैच करते हैं, इसको फोर्थ में। और जो पीवीसी है ये है क्लोरोएथीन। ठीक है, तो ये इसका सही मैच है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अधातु नहीं है? अब देखो इसमें से जो अधातु नहीं है वो है प्लेटिनम। कह रहा है तत्व दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धातु जिसको मेटल और दूसरा होता है नॉन मेटल जिसको अधातु बोलते हैं। तो धातु में लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, चांदी व प्लेटिनम ये सभी आ जाती हैं। वहीं अगर हम बात करें नॉन मेटल यानी कि अधातु, तो उसमें ऑक्सीजन, ब्रोमीन, गंधक, फॉस्फोरस इस तरह की चीजें आ जाती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है स्टेफेनाइट इसका प्रमुख अयस्क है। अब देखो जो मेटल होते हैं ना, कोई जरूरी नहीं कि ये बिल्कुल प्योर फॉर्म में पाए जाते हैं, कभी कभी इनका अयस्क पाया जाता है, जैसे लोहा का हो गया, ठीक है, एल्यूमिनियम का बॉक्साइट हो गया। तो इसी तरह से कह रहा है कि स्टीफेनाइट ये किसका है? तो ये है आपका चांदी का। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं लाल मृदा किस राज्य में अधिक पाई जाती है? तो जो लाल मृदा है ना ये तमिलनाडु में बहुत ज्यादा पाई जाती है। अब लाल मृदा क्यों? क्योंकि इसमें जो आयरन ऑक्साइड होता है ना इसका प्रेजेंस बहुत ज्यादा होता है। कह रहा है ना देखो कि लाल मृदा का निर्माण लौह आयुक्त ग्रेनाइट चट्टानों से होता है और इसी की वजह से इसका जो कलर है वो रेड हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीएसएच हार्मोन किस ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करती है? तो ये आपकी थायराइड ग्रंथि के लिए होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है एक लेंस को सरल सूक्ष्मदर्शी की तरह उपयोग करने वाले व्यक्ति को क्या दिखाई देता है? तो उसको दिखाई देगा कि सीधा एवं आभासी प्रतिबिंब। अब देखो कह रहा है
कि जो सरल सूक्ष्मदर्शी या फिर द्वारा सीधा व आभासी प्रतिबिंब दिखाई देता है, इससे हम प्रायः 10 गुना परिवर्धित प्रतिबिंब को देख सकते हैं। ठीक है, आप देखते हो कि एक इस तरह से कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है, और हम कुछ पढ़ने के लिए, बुक पढ़ने के लिए उसका उपयोग करते हैं ना, तो वो 10 टाइम ज्यादा जूम करके चीजों को दिखाता है, जिसकी वजह से हम छोटी छोटी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ पाते हैं। ये पहले छोटे समय में हम जब ज्योमेट्री बॉक्स खरीदते थे तो उसके अंदर भी मिलता था, तो ये उसी की बात है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं निम्न में से ध्वनि का कौन सा अभिलक्षणित कंपनी के आयाम पर निर्भर करता है। तो कंपनी के आयाम पर जो प्रबलता होती है ना, ये निर्भर करती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रक्त कणिका रक्त स्कंदन में सहायक होती है। तो रक्त स्कंदन में प्लेटलेट बहुत सहायक होती है, जिसका निर्माण विटामिन के की वजह से होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग विरंजक के रूप में होता है। तो विरंजक के रूप में ये सभी होते हैं, ठीक है, चाहे सल्फर डाइऑक्साइड हो गया आपका, चाहे क्लोराइड हो गया, या फिर H2SO हो गया, तो ये इन सभी का विरंजक के रूप में हम यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक विधि का प्रथम चरण क्या होता है। तो वैज्ञानिक विधि का जो प्रथम चरण है, ये अवलोकन करना है। किसी भी चीज का हम जब अवलोकन करते हैं, तो इसको वैज्ञानिक विधि का पहला चरण माना गया है, फर्स्ट स्टेप, जहां से शुरुआत होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शिक्षण विधि का आविष्कार किल पैट्रिक द्वारा किया गया है। तो किल पैट्रिक ने प्रयोजन विधि का आविष्कार किया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस विधि का उपयोग आप एक्वेरियम विकसित करने के लिए करेंगे। तो जो एक्वेरियम विकसित करते हैं, उसको प्रयोजना विधि से हम करते हैं। अब देखो, कह रहे हैं कि जो एक्वेरियम निर्माण में है ना, इसमें उपरोक्त में से प्रयोजना विधि अधिक कारगर साबित होती है। इसमें क्या होता है कि विभिन्न छात्र क्या करते हैं कि एक कार्य करके सीखने का अवसर भी इसमें मिलता है। हम इसमें पहले वर्क करते हैं, फिर देख उसको प्रोसेस प्रोसेस करके हम देखते हैं, क्लासिफाई करते हैं कि आखिर इसमें क्या चीज़ें हुई हैं, क्या चीज़ें नहीं हुए। तो उससे हमें क्या मिलता है, लर्निंग भी होती है उससे कि कैसे कैसे किन किन चीज़ों को करना है। तो ये वही है प्रयोजना विधि। फिर नेक्स्ट है, सिलिका में कोशिका भित्ति कहाँ पे पाई जाती है। तो ये पाई जाती है आपकी डायटम में। कह रहा है जो डायटम होता है, जिसको हम बैसिलियो फाइसी भी बोलते हैं, इसमें कोशिका भित्ति शिला युक्त होती है। और नील हरित शैवाल में कोशिका भित्ति आप देखोगे कि म्यूकोपाइटेट की कवक में होती है। फिर इसमें काइटिन तथा जीवाणु में ग्लूकोटाइड अथवा म्यूकोपाइटेट की बनी होती है। अब देखो, थोड़ा सा आप इसको पॉज करके भी देख सकते हो, या फिर आप पॉज कर करके इन चीज़ों को नोट भी कर सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, असत्य कथन को पहचानिए। अब इसमें जो कह रहा है कि माइक्रोस्पोरेम एक रोग कारक जीवाणु है, तो ये गलत है। अब देखो, जो माइक्रोस्कोपरेम होता है ना, ये एक रोग कारक कारक कवक होता है, जीवाणु नहीं होता है। इससे दाद होता है, मेढक में श्वसन त्वचा व फेफड़े दोनों के द्वारा होता है। फिर पित्त रस का रसाव यकृत द्वारा होता है। और अंत श्वस के समय वच गुहा का जो आयतन बढ़ जाता है, जिससे इसके अंदर वायु का दाब कम हो जाता है, तथा वायुमंडल में वायु दाब अधिक होने के कारण वायु निष्क्रिय यानी कि पैसिवली रूप में प्रवेश करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है जीवाणुओं को सर्वप्रथम किसने देखा। तो जीवाणुओं को सर्वप्रथम किसने देखा था, एंटोनी वॉन ल्यूहॉक ने। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। तो जो ईस्ट होता है ना, इसमें अलैंगिक जनन मुकुलन व विखंडन दोनों से होता है। अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि ईस्ट में अलैंगिक जनन मुकुलन व विखंडन दोनों के द्वारा होता है। अलैंगिक जनन में संतान अकेले जनक से पैदा होती है, तथा केवल इस जनक का जीन ही संतत को प्राप्त करता है। नए जीव यानी कि संतत और असमसूत्री या समसूत्री विभाजनों की प्रक्रिया के जरिए तेजी से गुणन करते हुए पैदा होते हैं। इसमें आप देखोगे द्विधारी विखंडन और मुकुलन अलैंगिक जनन की दो समान विधियां होती हैं। और फिर द्विधारी विखंडन अमीबा, अब देखो कह रहे हैं ना कि जो द्विधारी विखंडन है, इससे अमीबा, पेरिमेशियम और यूग्लिनन जैसे कोशिकीय जीवों में पाया जाता है। और वहीं मुकुलन ईस्ट और हाइड्रा में भी पाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं निम्न में से कौन सा विषय इकाई योजना के लिए उपयुक्त है। तो जो मानव शरीर के विभिन्न संस्थान होते हैं ना, ये इकाई योजना के लिए सबसे उपयुक्त होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि वायुमंडलीय दाब घटने के कारण पानी के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जब वायुमंडलीय दाब घट जाएगा ना, तो इससे पानी के क्वथनांक पर और ये
कम प्रभाव पड़ेगा। जब भी आप देखोगे कि ऊपर से एयर प्रेशर लगता है तो वाटर पे बहुत ज़्यादा फोर्स लगता है, बट जब एयर प्रेशर कम हो जाएगा तो वाटर पे फोर्स भी लगना कम हो जाएगा। तो यही वही चीज़ है। फिर कह रहा है अभिकेंद्रित बल किससे समतुल्य होता है? तो ये होता है आपका mv² by r से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान अधिगम समृद्ध हो सकता है यदि। अब क्या यदि में क्या होगा, अगर क्या होगा तो कह रहा है कि वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए, जिससे विद्यार्थी एक दूसरे से अंतः क्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। तो अगर ये सब चीजें हुई तो विज्ञान अधिगम और भी अधिक समृद्ध हो सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन हमारे नेत्र व त्वचा की संक्रमण से रक्षा करता है? तो जो विटामिन ए होता है ना, ये हमारे नेत्र और त्वचा की संक्रमण से रक्षा करने में हेल्प करता है। अब देखो विटामिन ए में क्या हो जाएगा, सबसे इसका अच्छा स्रोत जो हो सकता है वो है देखो एग और कैरेट, ठीक है, जिसमें विटामिन ए बहुत ज्यादा पाया जाता है। इसीलिए आप देखोगे कि ना विटामिन ए की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस भी होता है, जिसको हम रतौंधी बोलते हैं, ठीक है, जैसे ही शाम होता है तो लोगों को थोड़ा थोड़ा दिखना कम होने लगता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है इसमें भी सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो चलिए मिलाते हैं हम। इसमें अगर ऑप्शन की बात करें तो बी वाले ऑप्शन से देखना शुरू करते हैं। कह रहा है कि जो पहला है ना, यानी कि विटामिन B1, इसका हम मैच करेंगे थर्ड से थायमीन की वजह से, ठीक है। इसका नाम इसका रासायनिक नाम क्या होता है? अब देखो इसमें ना एक तरह से एक तरफ विटामिन है और दूसरी तरफ इनका रासायनिक नाम है, तो कभी कभी इसका भी मैचिंग होता है, तो यही 2025 में पूछा था। तो जो विटामिन B1 है इसका जो रासायनिक नाम है वो थायमीन हो गया। फिर B12 है, B2 है जो, इसको हम राइबोप्लाविन बोलते हैं। फिर विटामिन ए है, इसको हम क्या बोलते हैं? रेटिनॉल। और जो विटामिन सी है इसको हम बोलते हैं स्कर्बिक अम्ल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज अंकुरण की अवधारणा को इस प्रकार सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है, किस प्रकार से? अगर हम विद्यार्थियों को बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने तथा उसका चित्र बनाने हेतु कहें, तो हम बीज अंकुरण की अवस्था को और भी अच्छे तरीके से पढ़ और समझ सकते हैं, ठीक है। जिसमें विद्यार्थी सबसे पहले बीज बोएंगे, फिर जो भी उससे अंकुरण निकलता है उसकी अध्ययन करेंगे, फिर उन चरणों का अवलोकन करने के बाद उसका चित्र बनाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर वायरस है। अब क्या है? एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपियां बना सकता है। अब देखो क्या होता है कि जैसे ही हमारी ह्यूमन बॉडी में भी क्या होता है कि जब वायरस को आ जाता है, इसके बाद देखोगे कि वो अपना मल्टीपल जीन बनाता रहता है, ठीक है, हमारी बॉडी में अपने आप को मल्टीप्लाई करता रहता है। तो उसी तरह से कंप्यूटर वायरस भी है, जैसे ही कोई वायरस कंप्यूटर में एंटर करेगा तो वो एक से एक अपना मल्टीपल जीन्स बनाता रहता है उसमें, और फिर क्या करता है, वो हमारे कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को इन्फेक्ट करेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है निम्न में से एक विकिरण का गुण नहीं है। तो जो संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है ना, ये कोई विकिरण का गुण नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें ऊर्जा का चालन क्या होता है? तो उसमें ऊर्जा का चालन आप देखोगे कि ठोस से भी होता है, द्रव्यों में भी होता है, गैस में भी होता है, तो इसलिए उपयुक्त सभी माना जाएगा इसमें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मोसेटिंग तथा थर्मोप्लास्टिक बहुकरण का उदाहरण क्रमशः में से क्या है? तो आप देखोगे जो बैकलाइट होता है या फिर पॉलिस्टाइन होता है, पॉलिस्ट्रीन होता है, तो ये हमारा थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक का बहुलक का उदाहरण माना जाता है। अब इसके बारे में जरा देख लो। कह रहा है कि बैकलाइट और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है, जबकि प्लिस्टराइन और थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण है। इसमें देखो, कह रहा है कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एक बार तो गर्म करने पर मुलायम हो जाता है, बट वह पिघल जाते हैं, परंतु पुनः ठोस आकार ग्रहण करने पर उन्हें पिघलाया नहीं जा सकता है। जबकि थर्मोप्लास्टिक बार बार गर्म करने पर मुलायम हो जाते हैं, वह ठंडा करने पर कठोर हो जाते हैं, ठीक है। तो इसकी यही व्याख्या थी। फिर नेक्स्ट है, गलत मिलान को पहचानना है। तो जो छोटी माता यानी जिसको चिकन पॉक्स कहते हैं ना, ये जीवाणु से नहीं होता है। ये किससे होता है? ये देखोगे कि विषाणुओं से होता है, ठीक है, वायरस से होगा ये। कह रहे हैं अन्य सारे विकल्प के मिलान सही है, यानी कि निद्रा रोग आपकी ट्रिपैनोसोमा होता है, फिर अमीबी पेचिस जो होता है ये एंट अमीबा की वजह से होता है, मलेरिया प्लाज्मोडियम की वजह से होता है, बट जो हमारा चिकन पॉक्स है ना, ये जीवाणु ना होके विषाणु की वजह से होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो इतना बड़ा क्वेश्चन है ये, जो बहुपद है px, अब x का मान 4, फिर 2x³ 3x² जो इसका सही आंसर होगा वो होगा आपका 5।
इसको थोड़ा सा आप सॉल्व करोगे तब पता चलेगा। लास्ट में कह रहा है कि रिमाइंडर 9 बचेगा, तो यही पूछ रहा है कि किससे विभाजित किया जाए। तो इसको अगर हम 5 से विभाजित करें तो लास्ट में रिमाइंडर 19 बचेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक पौधे पर गैस हरित गृह गैस नहीं है? तो वो किस पे नहीं है? आप देखोगे SO2 पे। ठीक है। अब सल्फर डाइऑक्साइड पे एक प्रमुख वायु प्रदूषक है, यह ग्रीन हाउस गैस नहीं है, जबकि शेष अन्य जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, मीथेन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, ये कह रहा है कि ग्रीन हाउस गैस होते हैं और ग्रीन हाउस गैस के कारण ही ग्लोबल वार्मिंग होती है। अब देखो इसमें क्या होता है इसको समझ लो। जैसे ये अर्थ है, ठीक है। अब यहाँ पे सन की बहुत सी रेज आ रही है, बहुत सी गैसेस आती हैं, तो ग्रीन हाउस गैस बीच में क्या करती है ना, इन रेज को आने देती हैं। ठीक है, ये रेज बिल्कुल अर्थ पे आएगी और जब दिन भर यहाँ पे रहने के बाद शाम को जब सन सेट हो जाता है तो रेज वापस भी जाती हैं। बट ग्रीन हाउस का काम क्या होता है, ये रेज को तो आने देती हैं बट वापस नहीं जाने देती हैं, ट्रैप कर लेती है इनको। तो यही इसका एक खासियत होती है ग्रीन हाउस गैस का। जब अच्छा ये रेज आ रही है वापस नहीं जा रही है, इनको ट्रैप कर ले रही है, तो क्या होगा, इससे हमारा एटमॉस्फेयर गर्म होगा, इससे अर्थ का सरफेस भी गर्म होगा और इसी गर्मी की वजह से हम बोलते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हुआ है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, निम्न में से दुर्बलता लुईस क्षारक क्या है? तो वो है आपका H-। ठीक है, हाइड्रोजन माइनस में देखोगे। फिर नेक्स्ट है, यदि एक प्रयोग का परिणाम आशा से अलग आता है तो यह क्या सिद्ध करता है? तो यह सिद्ध करता है कि व्यक्ति को इसके संभावित कारणों का निष्कर्ष खंड में विवेचना करना चाहिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पीटर की मानसिक आयु 15 वर्ष है। अब देखो फिर ये वही मैथ वाला क्वेश्चन, तो इसको आप लोग सॉल्व भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे हैं निम्न में से कौन सा एक विद्युत चुम्बकीय तरंग का उदाहरण नहीं है? तो जो हमारा वायु में ध्वनि तरंगे होते हैं ना, ये कोई विद्युत चुम्बकीय ध्वनि का उदाहरण नहीं होती है। ठीक है। बाकी देखोगे पैराबैंगनी किरणें, रेडियो तरंगे, एक्स किरणें, ये सब क्या होती हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंग का उदाहरण है। फिर नेक्स्ट है, रसोई गैस के मुख्य रूप से निम्न दो गैसों का मिश्रण क्या होता है? तो इसको हम बोलते हैं प्रोपेन और ब्यूटेन। कह रहा है कि जो रसोई गैस है जिसको हम लिक्विड पेट्रोलियम गैस के भी नाम से जानते हैं, इसमें आप देखोगे कि मुख्यतः प्रोपेन, ब्यूटेन व आइसोब्यूटेन का मिश्रण होता है और इसका कैलोरी मान बहुत उच्च होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोफिल्म यानी कि पत्थर चट्टा में जनन होता है, क्या होता है वो होता है पत्ती द्वारा। कह रहा है कि जो ब्रायोफिल्म या फिर पत्थर चट्टा बोलते हैं, इसकी पत्तियों पर अपस्थानिक कालिकाएं पाई जाती हैं जिनके द्वारा इनमें जनन होता है और इस प्रकार के जनन को हम कायिक प्रजनन कहते हैं। इसके अतिरिक्त बिगोनिया में भी जनन पत्तियों द्वारा होता है। फिर नेक्स्ट है, प्रोड्यूसर गैस कौन सी है? तो प्रोड्यूसर गैस कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन का मिश्रण। इससे जो मिश्रण होता है उसको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर गैसेस। फिर नेक्स्ट है, उच्चतम वेधन क्षमता का विकिरण क्या होता है? तो उच्चतम वेधन क्षमता का जो विकिरण है ये वायु किरणें हैं। फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं, कह रहे मिस कुमार विद्यालय के प्राचार्य अलग अलग विषयों के शिक्षण के संस्थान पर विज्ञान शिक्षण में एकीकृत उपागम का प्रयोग करना चाहती हैं, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है कि सभी विषय आपस में जुड़े हुए हैं और शिक्षक उनकी पाठ्य चर्चाओं के मध्य संबंध जोड़ सकते हैं। इसीलिए वो क्या करना चाहती हैं कि अलग अलग विषयों के शिक्षण संस्थान पर विज्ञान शिक्षण में एकीकृत उपागम का प्रयोग करना चाहती हैं, क्योंकि सारे सब्जेक्ट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी वही मैथमेटिकल है, तो इसको भी आप लोग सॉल्व करोगे। फिर नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है तनी हुई स्प्रिंग या कंपनी की ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा गति है? तो ये है आपकी स्थितिक ऊर्जा। कह रहा है कि किसी भी वस्तु में उनकी अवस्था या स्थिति का कारण कार्य करने की क्षमता को स्थितिक ऊर्जा कहते हैं। जैसे घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा, फिर तनी हुई स्प्रिंग या कमाने की ऊर्जा तथा पानी की ऊर्जा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिक अम्ल निम्नलिखित में से किसका उत्सर्जित पदार्थ है? तो जो यूरिक अम्ल होता है ना, ये पक्षी और सर्प में पाया जाता है। कह रहा है कि बहुत से सूखे हुए स्थान पर पाए जाने वाले जीव जंतु जैसे पक्षी, सर्प यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं, मेढक व मनुष्य यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, जबकि जलीय जंतु जो होते हैं जैसे अमीबा हो गया, तारा मछली जिसको स्टारफिश बोलते हैं, यह प्रायः अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किसी फ्यूज तार के लिए क्या महत्व है? तो किसी भी फ्यूज तार के लिए इसका गलनांक महत्व है, इसका विशिष्ट प्रतिरोध महत्व है, और इसमें बहने वाली जो धारा है ना, जो इलेक्ट्रिक करंट है, ये महत्व है। तो ये चारों की चारों, ये तीनों की तीनों चीजें बहुत महत्व है। फिर नेक्स्ट है, विज्ञान शिक्षण में सतत एवं समग्र मूल्यांकन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो आप देखो, कह रहा है कि यह वर्ष में एक बार ही होता है। ऐसा नहीं है। कह रहा है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, कोई जरूरी नहीं है कि वर्ष में सिर्फ एक ही बार हो। कह रहा है इसमें विकास के समस्त पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। यह रचनात्मक और संकलात्मक मूल्यांकन है जो वर्ष पर्यंत चलता रहता है, और अतः विकल्प सी जो है ये कथन गलत है। बाकी यह रचनात्मक मूल्यांकन है, संकलनात्मक मूल्यांकन है, और यह वर्ष भर चलता है, वर्ष में एक बार नहीं चलता है, तो यही गलत है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि अत्यधिक व्यायाम के पश्चात किस पदार्थ के संचयन के कारण थकान होती है? तो जो लैक्टिक अम्ल होता है ना, इसकी वजह से हमें थकान महसूस होती है। कह रहा है अत्यधिक व्यायाम के पश्चात पायरुविक अम्ल का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित ही थकान का प्रमुख कारण बनता है। शरीर में शीघ्र ऊर्जा प्रदान करने हेतु परिवर्तन होता है, जिसमें आप देखोगे 2 एटीपी ऊर्जा नियमित होती रहती है। फिर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अभ्रेणु पादप यानी कि नॉन एम्ब्रोफाइटिक का उदाहरण है? तो कौन सा है? वो है आपका यूलोथ्रिक्स। जो यूलोथ्रिक्स है, इसमें हम देखोगे कि भ्रूण निर्माण नहीं होता है, और अतः ये अभ्रूणी पादक है। इसके अतिरिक्त ये असंवहनी और अपुष्पी भी होते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही है। मैंने 50 क्वेश्चन कवर करा दिया है। अब देखो, आप देखोगे कि ये 51 से 100 है, बट जो पेपर 2 होता है, इसमें आप देखोगे 50-50 क्वेश्चन के दो सेट होते हैं। तो जो 1 से लेके 50 है पेपर 2 का, वो रीजनिंग और मैथ वाला पोर्शन है, और जो 51 से 100 वाला पोर्शन है, ये आपका साइंस वाला पोर्शन है। तो इसीलिए जो ये नंबरिंग है, ये 51 से लेके 100 की तक की गई हुई है। ठीक है, तो ये आपका 25 का मैंने पीवाईक्यू कवर करा दिया है। इसके बाद सिर्फ 24 का पीवाईक्यू ही आ पाएगा, और इसके बाद अगले वाले सेशन में मैं कोशिश करूंगा कि 2016 तक सारी पीवाईस को कवर करा दूं। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिए। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लीजिए, जिससे इसी तरह के वीडियोस आपको सबसे पहले मिलती रहेंगी। तो बस मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।